चुगली कैसे रिश्ते को ख़त्म करती है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि चुगली करने वाला केवल बात नहीं फैलाता, वो रिश्ते भी तोड़ता है। एक ऑफिस में दो कलीग्स थे, अमित और समीर। एक दिन किसी तीसरे व्यक्ति ने अमित से कहा कि ये समीर जो है, ये तुम्हारे बारे में कह रहा था कि तुम बड़ा शो ऑफ करते हो। अब अमित ये सुनकर नाराज हो गया, उसने समीर से बात करना बंद कर दिया, उससे दूरी बना ली। कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति ने समीर से कहा कि अमित तुम्हारी सक्सेस से बहुत जेलस है। अब ये जो दोनों दोस्त थे, ये एक दूसरे पर शक करने लगे। बाद में पता चला कि दोनों में से किसी ने एक दूसरे के बारे में कुछ कहा ही नहीं था। ये तीसरा व्यक्ति आया और दोनों को अलग करके खुद इंपॉर्टेंट बन के चला गया। यही चुगली की असली ताकत है। वो हमेशा झूठ नहीं बोलती, कई बार आधा सच बोलकर पूरा रिश्ता तोड़वा देती है। चुगली करने वाला अक्सर बात शुरू करता है, यार ये बात ना किसी को बताना मत, किसी से कहना मत, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, या मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। वो खुद को सूचना देने वाला शुभचिंतक दिखाता है, जबकि वास्तव में वो एक अविश्वास फैला रहा होता है। हर साझा की गई बात चुगली नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए। किसी को खतरे, शोषण या गलत व्यवहार के बारे में सचेत करना कई बार जरूरी भी हो सकता है। फर्क नियत और तरीके में है। सच्ची चिंता समस्या के समाधान तक ले जाती है, चुगली केवल उत्तेजना, अपमान और दूरी पैदा करती है। चुगली के पीछे कई कारण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखने की इच्छा, ईर्ष्या, कोई खालीपन या दूसरों को लड़ाकर नियंत्रण हासिल करना। कुछ लोग अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते, इसलिए दूसरों की निजी बातें उनकी उनके लिए एक सोशल डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति आपके सामने किसी और का सम्मान उतार रहा है, किसी और की इज्जत उतार रहा है, वो किसी और के सामने आपका सम्मान, आपकी इज्जत भी उतार सकता है। अगर कोई आपके पास किसी तीसरे व्यक्ति की बात लेकर आए तो 4 सवाल उससे पूछिए। क्या आपने ये बात खुद सुनी? और दूसरा ये कि आप ये मुझे बता क्यों रहे हैं? तीसरा ये कि क्या आपने संबंधित व्यक्ति से बात की है मुझे बताने से पहले? और चौथा ये कि क्या आप ये बात उसके सामने भी कह सकते हैं? इन सवालों के बाद अधिकतर चुगली की हवा निकल जाती है, चुगलखोरों की हवा निकल जाती है। अगर आपके बारे में कोई बात फैलाई गई है, तो हर व्यक्ति के सामने सफाई देते हुए मत घूमिए, देखो ऐसा नहीं हुआ था। इससे अफवाह और लंबी चलती है। इसका मूल जो स्रोत है, वो पहचानिए और स्पष्ट कीजिए कि जिन लोगों पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है, केवल आप उनसे सीधे बात कीजिए। कहिए कि मैंने सुना है कि मेरे बारे में बात कही जा रही है, मैं अनुमान नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। शांत और सीधी बातचीत चुगली की सबसे बड़ी दुश्मन है। और अगर चुगली करने की आदत आपके भीतर है, तो एक सरल नियम अपना लीजिए। जिस व्यक्ति के सामने आप ये बात नहीं कह सकते, उसकी अनुपस्थिति में भी मत कहिए। बात आगे बढ़ाने से पहले पूछिए, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या इससे किसी का भला होगा? अगर 3 में से 2 जवाब भी नहीं में आते, तो चुप रहना ही बेहतर है। अपने दिन को इतना उद्देश्यपूर्ण बनाइए कि दूसरों की निजी जिंदगी आपका मनोरंजन ना बने। समझे आप? पढ़िए, सीखिए, काम कीजिए और ऐसी बातें साझा कीजिए जिनसे लोग बेहतर हों, बदनाम ना हो। शब्द हवा में गायब नहीं होते, वो किसी की नौकरी, किसी की शादी, किसी की दोस्ती और मानसिक शांति को नष्ट कर सकते हैं। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात दोनों वापस नहीं आती। इसलिए बोलने से पहले याद रखिए, आप केवल एक कहानी नहीं सुना रहे, संभव है कि आप किसी का चरित्र लोगों की अदालत में बिना सुनवाई के खत्म कर रहे हों। इसलिए चुगलखोरों से सावधान। और चुगली आपको खुद को कितना नुकसान पहुंचाती है, वो तो आपने अब समझ ही लिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लालच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लालच में इंसान वो भी खो देता है जो उसके पास पहले से था। एक किसान था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, उससे उसका घर चलता था और परिवार संतुष्ट था। अब उसे एक दिन पता चला कि गांव के बाहर की जमीन बहुत जल्द महंगी होने वाली है। अब ज्यादा लाभ कमाने की इच्छा में उसने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया, पैसा उधार लिया और सारी पूंजी नई जमीन में लगा दी। बाद में खबर गलत निकली, कीमत नहीं बढ़ी, कर्जा बढ़ता चला गया और अंत में उसे वो जमीन भी बेचनी पड़ी जिससे पहले उसका घर बड़े आराम से चल रहा था। और ये केवल किसी एक उस किसान की कहानी नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग थोड़ा और पाने के चक्कर में वो भी दांव पर लगा देते हैं जो पहले से हमारे पास सुरक्षित था। इच्छा और लालच में अंतर है। इच्छा कहती है मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। लालच कहता है मुझे अभी हर कीमत पर और दूसरों से ज़्यादा चाहिए।
लालच केवल पैसे का नहीं होता, किसी को प्रशंसा का लालच होता है, किसी को शक्ति का होता है, किसी को रिश्तों पर कब्जा जमाने का होता है और किसी को हर जगह जीतने का होता है। लालच की असल में एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई अंतिम मंजिल होती ही नहीं। आप जितना अपने लालच का पोषण करते हैं, उसे खिलाते हैं, उसकी भूख और बढ़ती जाती है। जिस व्यक्ति के लिए 5 लाख पर्याप्त नहीं, जरूरी नहीं कि 50 लाख पर्याप्त हो जाएं। समस्या इस रकम में नहीं है, पर्याप्त को पहचानने की क्षमता में है। लालच धीरे धीरे हमारी भाषा बदलता है। हम गलत काम को अरे ये तो स्मार्टनेस है यार, शोषण को अरे बिजनेस में ऐसे ही होता है, और विश्वासघात को अरे बहुत जरूरी फैसला था यार, ये लेना पड़ा मुझे। हम पूछना बंद कर देते हैं कि काम सही है गलत, केवल ये पूछते हैं इसमें मुझे मिलेगा कितना। यहीं से आपका पतन शुरू होता है। अगर कोई प्रस्ताव असामान्य रूप से अच्छा दिखाई दे तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। लालच हमें वही दिखाता है जो मिल सकता है, बुद्धि ये भी देखती है कि क्या खो सकता है। अब 3 बातें लिखिए। सबसे अच्छा परिणाम क्या होगा, सबसे बुरा परिणाम क्या होगा, और अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या मैं उस नुकसान को सह सकता हूं। लालच से बचने के 4 आसान उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा आप तय कर लीजिए। कितना पैसा, कितना काम और कैसी जीवन शैली, लाइफस्टाइल वास्तव में आपको चाहिए। बिना सीमा की इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना सीमा की इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती। सीमा नहीं बनाएंगे तो संतुष्ट भी नहीं होंगे। दूसरा, बड़े फैसलों में 24 घंटे का विराम लगा लीजिए। तत्काल लाभ का दबाव अक्सर सोचने की क्षमता छीन लेता है। तीसरा, लाभ के साथ कीमत भी गिनिए। अगर पैसा मिलेगा लेकिन नींद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य या परिवार चला जाएगा तो फिर वो लाभ नहीं है। चौथा, नियमित रूप से कुछ बांटिए। दान केवल जरूरतमंद की मदद नहीं करता, वो हमारे भीतर की पकड़ भी ढीली करता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो लाभ कमाइए, लेकिन किसी की मजबूरी को अवसर मत बनाइए। कर्मचारी का हक रोककर, ग्राहक को धोखा देकर या साथी का हिस्सा दबाकर मिली समृद्धि केवल बाहर से मिली सफलता है। लालच का इलाज गरीबी नहीं, संतोष है। संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं, इसका अर्थ है कि आपकी महत्वाकांक्षा आपके मूल्यों को, आपके वैल्यूज को ना खा जाए। आगे बढ़िए, कमाइए और सफल बनिए, लेकिन हर रात खुद से पूछिए जरूर, आज मैंने जो पाया उसके लिए मैंने क्या खोया। और अगर उत्तर में आत्मसम्मान, भरोसा या किसी की बद्दुआ आ रही हो तो ये सौदा बहुत महंगा है। कई लोग खाली हाथ पैदा होकर बहुत कुछ कमाते हैं, मगर कुछ लोग बहुत कुछ पाने के चक्कर में अंत में भीतर से खाली हो जाते हैं। इस फर्क को समझना जरूरी है। कुछ लोग तैयार रहते हैं आपको अपने एहसान तले दबाने के लिए। जी हाँ, मदद के नाम पर गुलाम बनाने वाले लोगों से आपको सावधान रहना जरूरी है। ये कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगा। हर मदद उदारता नहीं होती। कुछ मददें भविष्य में वसूले जाने वाले कर्ज की तरह दी जाती हैं। सामने वाला कठिन समय में आपका साथ देता है, आप उसके आभारी होते हैं, लेकिन महीनों बाद वो उसी मदद को आपकी गर्दन पर रखकर कहता है, भूल गए जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैं खड़ा था। अब वो चाहता है कि आप उसकी हर गलत बात भी माने, हर मांग पूरी करें और उसकी हर गलती पर चुप रहें। ये कोई मदद नहीं है, ये एहसान के जरिए नियंत्रण बनाने की कोशिश है। मिसाल के लिए एक लड़की का एग्जाम्पल दे देता हूं। सीमा को नौकरी उसके एक रिश्तेदार की सिफारिश से मिल गई। सीमा ने मेहनत की और अपने काम से जगह बना ली, लेकिन यह रिश्तेदार हर पारिवारिक विवाद में उससे अपना पक्ष लेने को कहता। जब सीमा इस पर असहमति जताती तो वो कहता, अगर मैं ना होता तो तुम आज भी नौकरी ढूंढ रही होती, मेरी वजह से लगी है तुम्हारी नौकरी। एक पुरानी मदद के बदले उससे जीवन भर की वफादारी मांगी जा रही थी। किसी की सहायता के लिए आभार रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आभार का अर्थ अपना विवेक, सम्मान और स्वतंत्रता सौंप देना नहीं होता। सच्ची सहायता आपको मजबूत बनाती है, नियंत्रित करने वाली सहायता आपको हमेशा कमजोर और कर्जदार महसूस कराती है। दोनों में जो फर्क है इसको पहचानिए। सच्चा मददगार अपनी मदद का बार बार उल्लेख नहीं करता, वो आपकी असहमति को विश्वासघात नहीं मानता, वो मदद के बदले आपकी आत्मा पर अधिकार नहीं मांगता। इसके विपरीत एहसान जताने वाला व्यक्ति सहायता को हर बहस में हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो चाहता है कि उसकी एक अच्छाई के कारण आप उसकी 10 गलतियों को सहते रहें। अगर कोई पुरानी मदद याद दिलाकर आप पर किसी गलत काम को करने का दबाव डाल रहा है तो शांत होकर कहिए, आपने मेरी सहायता की थी और मैं उसके लिए आभारी हूं, लेकिन इस विषय पर मेरा निर्णय अलग है।
समझे आप? आभार व्यक्त कीजिए मगर निर्णय मत बदलिए। जहां भी संभव हो आर्थिक या व्यावहारिक सहायता का हिसाब अपनी तरफ से साफ कर दीजिए। अगर पैसा लिया है तो लौटा दीजिए, लौटाया जा सकता है पैसा तो। अगर किसी ने समय दिया था तो उसे उचित अवसर पर मदद कीजिए, लेकिन अनिश्चित जीवन भर के कर्ज में मत रहिए। मदद स्वीकार करते समय शर्तें स्पष्ट कीजिए। पूछना कोई शर्म की बात नहीं होती कि भाई ये क्या सहायता है, उधार है या इसके बदले आप मुझसे कुछ उम्मीद रखते हैं। पहले ही तय हो जाए, बहुत बेहतर होगा। वक्त तो बदलता रहता है। स्पष्टता रिश्तों को खराब नहीं करती, छिपी हुई अपेक्षाएं जरूर करती हैं। और अगर आप मदद देकर एहसान जताते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैंने सच में सहायता की थी या भविष्य की मैंने कोई गुलामी खरीद ली किसी से। और इसमें बदलाव लाने के दोस्तों 3 आसान से उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो ये कि मदद करने से पहले तय कीजिए कि आप इसे बिना वापसी की उम्मीद के दे सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो शर्त साफ बताइए। दूसरा, बहस के दौरान पुरानी मदद का उल्लेख मत कीजिए। वर्तमान मुद्दे को वर्तमान तथ्यों पर ही सुलझाइए, गिनाइए मत। तीसरा, जिसे मदद दी है उसे स्वतंत्र रहने दीजिए। अगर उसकी असहमति से आपको गुस्सा आता है तो संभव है कि आपने सहायता नहीं बल्कि एक तरह का नियंत्रण करने की उस पर कोशिश की थी। नेकी का हिसाब रखा जाए तो वो व्यापार बन जाती है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी का हाथ पकड़कर उसे मुश्किल से बाहर निकालना बहुत सुंदर काम है, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसका हाथ इतनी जोर से पकड़े रखना कि वो अपनी दिशा में चल न सके, ये कोई मदद नहीं है। मदद कीजिए और फिर उसे आज़ाद कर दीजिए। जिस भलाई को बार बार साबित करना पड़े उसकी नीयत पर दोबारा विचार करना चाहिए। समझे आप? अगर आपको ये बातें ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरी लग रही हों तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हो सकता है किसी आड़े वक्त में ये सारी सलाह उसके भी काम आ जाए। जब आप अन्याय देखकर चुप रहते हैं तो जानते हैं आप क्या करते हैं? देखिए, गलत करने वाला दोषी है लेकिन चुप रहने वाला निर्दोष नहीं है। एक स्कूल की कहानी आपको बताता हूँ। एक स्कूल में एक बच्चे का रोज़ मजाक उड़ाया जाता था। उसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, उसका सामान छिपा दिया जाता था और पूरी कक्षा उस पर हंसती थी। कुछ बच्चों ने उसे परेशान किया, लेकिन बाकी जो बच्चे थे, 20 बच्चे क्लास में, वो चुप रहते थे। वर्षों बाद जब उस बच्चे से पूछा गया कि उसे सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का था, तो उसने कहा, मुझे उन 4 बच्चों से उतनी शिकायत नहीं जो मुझे तंग करते थे, जितनी कि उन दोस्तों सहपाठियों से है जो सब देखते रहे और चुप बैठे रहे। अन्याय केवल गलत करने वालों की ताकत से नहीं बढ़ता, वो अच्छे लोगों की चुप्पी से भी बढ़ता है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे विवाद में नहीं पड़ना, ये मेरा मामला नहीं है, सच बोलकर मुझे क्या मिलेगा, अरे सब तो ऐसा ही करते हैं। ये तमाम बातें हैं जो हम अक्सर अपने समाज में अपने आसपास सुनते हैं। हम अपनी चुप्पी को समझदारी का नाम भी देते हैं, मगर कई बार वो केवल डर या सुविधा होती है, इसलिए हम चुप होते हैं। ऑफिस में किसी का क्रेडिट छीना जाता है और हम जानते हुए भी चुप रहते हैं। परिवार में किसी बहू, बच्चे या बुजुर्ग का अपमान होता है, मगर माहौल खराब ना हो इसलिए हम टॉपिक बदल देते हैं। किसी के साथ धोखा होता है, लेकिन गलत व्यक्ति से संबंध खराब ना हो इसलिए हम सच नहीं बताते। हम खुद को गलत काम अपनी तरफ से तो नहीं करते, इसलिए स्वयं को हम निर्दोष मान लेते हैं कि भाई हमने थोड़ी कुछ गलत किया है, हम तो बस चुप थे। लेकिन अगर हमारी एक आवाज़ किसी की रक्षा कर सकती थी और हमने अपनी सुविधा को पहले रखा, तो हमारी चुप्पी भी परिणाम का हिस्सा बन जाती, क्योंकि उस परिणाम को लाने में मदद तो हमने की, हम चुप रहे। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हर विवाद में आप बिना सोचे समझे कूद पड़ें। कुछ स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं, जाहिर है आप पहले अपने बारे में सोचेंगे, तो समझदारी और सुरक्षा दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन चुप रहने और सुरक्षित तरीके से मदद करने में भी अंतर होता है। अगर सार्वजनिक रूप से बोलना सुरक्षित नहीं है तो घटना का प्रमाण रखिए, सही अधिकारी, परिवार के जिम्मेदार सदस्य या विश्वसनीय संस्था तक जानकारी पहुंचाइए। पीड़ित व्यक्ति से अकेले में कहिए, मैंने देखा कि आपके साथ क्या हुआ, आप अकेले नहीं हैं, मैंने देखा आपके साथ क्या हो रहा था। कई बार ये वाक्य जो है, ये डायलॉग जो है, वो टूटते हुए इंसान को बचा सकता है। गलत बात के समय छोटे वाक्य बहुत प्रभावी होते हैं। ये मजाक नहीं, अपमान है। प्लीज उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप बीच में बोल सकते हैं, अरे उन्हें अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, मैंने जो देखा वो आपकी बात से अलग है, ये भी कह सकते हैं। हम किसी अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में ऐसा ना कहें, ये भी आप कह सकते हैं। ये तमाम चीजें, इस पर आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई वहां पर भाषण देने की, प्रीचिंग करने की भी जरूरत नहीं है। केवल गलत व्यवहार को सामान्य मानने से इनकार कर दीजिए कि भाई ये नॉर्मल तो नहीं है, ये गलत है। अगर आपको बोलने में डर लगता है तो छोटे स्तर से अभ्यास शुरू कीजिए। दुकान पर आप कहीं गए हैं और कर्मचारी से दुर्व्यवहार हो रहा है, तो सम्मान से उसका समर्थन कीजिए कि भाई इसको ऐसे आप क्यों गलत कह रहे हैं। परिवार में कोई कमज़ोर सदस्य है, उसकी बात काटी जा रही है, तो उसे
बोलिए, किसी भी बोलने का मौका दीजिए। साहस एक बड़े अवसर पर अचानक पैदा नहीं होता दोस्तों, वो छोटे छोटे अवसरों पर सच का साथ देने से धीरे धीरे आपके अंदर विकसित हो जाता है। साथ ही ये भी जांचना जरूरी है कि कहीं आप केवल अपने पसंदीदा लोगों के लिए न्याय तो नहीं चाहते। सेलेक्टिव अप्रोच सिद्धांत वही होता है जो अपने और पराये दोनों पर लागू हो। अगर आपका मित्र गलत है तो उसका साथ देना वफादारी नहीं है। सच्ची वफादारी उसे गलत रास्ते पर चलने से रोकना है। याद रखिए, तटस्थता हमेशा निष्पक्षता नहीं होती। जब एक शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को दबा रहा हो तब बीच में खड़े रहने से कमजोर को सुरक्षा नहीं मिलती, शक्तिशाली को खुली जगह मिलती है। इतिहास केवल ये नहीं पूछता कि अत्याचारी क्या कर रहे थे, वो ये भी पूछता है कि बाकी के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे। हर जगह आपका हीरो बनना, नायक बनना संभव नहीं है, लेकिन जहां आपकी एक आवाज, एक गवाही या एक छोटा सा हस्तक्षेप किसी को अकेला पड़ने से भी अगर बचा सकता है, वहां चुप्पी को शांति मत समझिए। क्योंकि कई बार हम गलत काम करके अपना चरित्र नहीं खोते, हम सही समय पर सही बात न कहकर अपने चरित्र को खो देते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आई हो।